हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूनिक जीएस एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, इससे पहले मैंने भाग 1 और भाग 2 के बारे में पूर्ण जानकारी दे दिया है, सब कुछ बता दिया है। अगर वो वीडियो आप लोग नहीं देखे तो दोस्तों उसको पहले जाकर के आप देख सकते हैं कि भारत के संविधान के भाग 1 और भाग 2 में क्या कहा गया है। आज हम लोग भाग 3 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, भाग 3 के बारे में, संविधान के भाग 3 में किसकी चर्चा है दोस्तों? मूल अधिकार की चर्चा है। मूल अधिकार के फंडामेंटल राइट्स की, मतलब हम लोग के देश में हम लोग को क्या क्या अधिकार मिला है हम लोग को। दोस्तों, इसकी चर्चा, मूल अधिकार की चर्चा कितना से कितना अनुच्छेद है दोस्तों? अनुच्छेद यहाँ अनु लिखे है ना, तो इसको अनु कोई आदमी नहीं समझिएगा, ठीक है। अनुच्छेद मतलब आर्टिकल की बात हो रही है यहाँ पे। आर्टिकल 12 से 35 तक में चर्चा है दोस्तों। भाग 3 कितना से कितना अनुच्छेद आर्टिकल तक है दोस्तों? 12 से 35 तक। और किसकी चर्चा है इसमें? मूल अधिकार की चर्चा है कि कौन कौन सा देश जो हम लोग का है वो क्या क्या अधिकार दिया है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें कि ये मूल अधिकार का पद, ये सिद्धांत कहाँ से लिया गया है, कौन सा देश से लिया गया है, तो ये यूएसए के संविधान से लिया गया है दोस्तों। अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका को क्या बोलते हैं? यूएसए, ठीक है। तो ये मूल अधिकार का सिद्धांत कौन से देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों? अमेरिका के सिद्धांत से लिया गया है दोस्तों। मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है। नैसर्गिक अधिकार कहने का मतलब क्या है दोस्तों? नैसर्गिक अधिकार कहने का मतलब क्या है कि जो अधिकार हम लोग को जन्म से ही मिल जाता है उसको हम लोग नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, ठीक है। पैदा हुए और अधिकार मिल गया, जैसे हम लोग भारत में पैदा हुए, भारत का नागरिक हम लोग बन गए, तो वो क्या हम लोग का एक अधिकार है, सब कुछ मिल जाता है अधिकार पैदा होते के साथ ही। तो जो अधिकार हम लोग को पैदा होते के साथ ही मिल जाता है उसको नैसर्गिक अधिकार कहते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए दोस्तों, मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है दोस्तों? ये मूल अधिकार का फ्रेंच नाम है दोस्तों। फ्रांसीस भाषा में मूल अधिकार को क्या कहा गया है? मैग्ना कार्टा। तो ये भी पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन से हम लोग को संविधान के कौन से भाग को मैग्ना कार्टा का कहा जाता है दोस्तों? तो भाग 3 में मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा का अधिकार कहा जाता है। आप लोग को समझ में आ रहा होगा दोस्तों, यहाँ कोई डाउट की बात नहीं है। देखिए, ये हम लोग को क्या मिल जाता है दोस्तों? नैसर्गिक किसलिए कहते हैं? क्योंकि मूल अधिकार हम लोग को जन्म से ही मिल जाता है, ठीक है। मूल अधिकार हम लोग पैदा होते के साथ ही हम लोग को ये मिल जाता है। क्या मूल अधिकार हमसे कोई छीन सकता है? कोई भी छीन नहीं सकता है। कितना बड़ा पावरफुल आदमी है दोस्तों, तो वो हम लोग से मूल अधिकार नहीं छीन सकता है, ठीक है। ये थी दोस्तों इसकी शुरुआती जानकारी की क्या क्या इसमें है। इसका पद कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच भाषा में क्या कहा जाता है, नैसर्गिक अधिकार किस लिए कहा जाता है, ये सब के बारे में आपको अभी समझ में आ गया होगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग इसके अनुच्छेदों के बारे में पढ़ते हैं कि भाग 12 में क्या कहा गया, 13 में क्या कहा गया, ये सब के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये भाग 12 में क्या है दोस्तों? इसकी परिभाषा ली गई है कि कौन सा अधिकार मिलेगा, कौन कौन छीन सकता है, कौन सा हम लोग, ये सब के बारे में सब कुछ चर्चा है, परिभाषा लिखी गई है, ठीक है। अब ये अनुच्छेद 13 में क्या है दोस्तों? अल्पीकरण की चर्चा है। अल्पीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? डेरोगेशन, ठीक है। डेरोगेशन कहा जाता है। अल्पीकरण कहने का मतलब क्या है दोस्तों? कि अगर हमारे मूल अधिकार से किसी और मूल अधिकार का, किसी और का मूल अधिकार हनन हो रहा है दोस्तों, उसमें कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है, तो हम लोग को मूल अधिकार को वहां पे समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे गाना बजाना, डीजे बजाना, ये सब हम लोग का क्या है दोस्तों? मूल अधिकार है। नाचने गाने का हम लोग का अधिकार है। कोई हम लोग से नहीं बोल सकते तुम काहे नाच रहा है कि हम लोग को पीट देगा, ठीक है। लेकिन उसका भी एक कोई लिमिट है। अगर अब हम लोग पूरा डीजे पूरा हाई साउंड में बजा रहे हैं दोस्तों, और किसी को उससे क्या हो रहा है? तकलीफ हो रहा है, ठीक है, उसके कुछ चीज में बाधा हो रहा है, पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है, सोने में खलल डाल रहे हैं, तो उस समय पे, उस सिचुएशन में क्या कहा जाता है दोस्तों? उस मूल अधिकार को वहां पे समाप्त कर दिया जाएगा कि हमारे मूल अधिकार से किसी दूसरे के मूल अधिकार को प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, खलल नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। तो ये अल्पीकरण, डेरोगेशन में इसी की चर्चा है। मतलब अगर हमारा मूल अधिकार जो है, लेकिन हमारा मूल अधिकार से किसी और के मूल अधिकार में कुछ बाधा उत्पन्न हो रही है दोस्तों, तो हमारे मूल अधिकार को वहां पे खत्म कर दिया जाएगा, समाप्त कर दिया जाएगा। तो अल्पीकरण के बारे में आपको पता चल गया होगा दोस्तों। आप लोग नोट्स बना के लिख सकते हैं कि अगर हमारे मूल अधिकार से किसी और का मूल अधिकार प्रभावित हो तो हमारे मूल अधिकार को छीन सकते हैं, हनन उसको खत्म कर दिया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। ये तो आपको पता चल गया होगा। देखिए, अनुच्छेद 14 से 18 में किसकी चर्चा है दोस्तों? समानता का अधिकार की चर्चा है। राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। देखिए, अनुच्छेद 14 में क्या कहा गया दोस्तों? आर्टिकल 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता। विधि मतलब क्या होता है दोस्तों? कानून, ठीक है। कानून के आगे क्या है? सभी व्यक्ति समान है, चाहे वो बड़ा हो, छोटा हो, अमीर हो, गरीब हो, वो कानून कुछ भी नहीं देखेगा दोस्तों। अगर क्राइम किया है तो उसी के हिसाब से उसको सजा मिल जाएगी। कानून सबके लिए बराबर है। तो विधि का मतलब क्या है दोस्तों? कानून होता है। तो कानून के समक्ष समानता, ठीक है।
विधि के समक्ष समानता, कानून की ये व्यवस्था कहां से ली गई है दोस्तों? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, ये कानून के समक्ष समानता की व्यवस्था कहां से ली गई है? ब्रिटेन से ली गई है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 14 में क्या कहा गया? विधि मतलब कानून के आगे समानता, सभी व्यक्ति बराबर है, अमीर गरीब छोटा बड़ा से कोई उसको लेना देना नहीं है। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है दोस्तों? जाति धर्म लिंग जन स्थान के आधार पर किसी से कोई भी सार्वजनिक स्थान पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान कहने का मतलब क्या है दोस्तों? सरकारी स्थान पे। ठीक है, सरकारी हॉस्पिटल हो, सरकारी स्कूल हो, सरकारी नौकरी हो, कोई भी चीज हो, या फिर किसी भी चीज में सरकारी स्थान, सरकार से रिलेटेड कोई भी हो, बैंक हो, कुछ भी चीज हो। ठीक है, मतलब जो भी चीज सरकारी हो वहां पे किसी के जाति के नाम पर ऐसा नहीं कि ये अलग जाति का है तुम्हारा करेंगे, अलग दूसरा जाति वाला का नहीं करेंगे, या तो फिर लिंग के स्थान पर महिला का करेंगे पुरुष का नहीं करेंगे कोई भी काम। सरकारी अस्पताल में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, या तो सरकारी स्थान सरकारी ऑफिस कोई भी चीज है तो वहां पे जाति धर्म लिंग के स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। सार्वजनिक स्थान मतलब क्या हो गया दोस्तों? सरकारी स्थान। ठीक है, अनुच्छेद 16 में क्या कहा गया है दोस्तों? लोक नियोजन में समानता मतलब सरकारी नौकरी में सभी को समानता दिया जाएगा, सभी को इक्वल राइट दिया जाएगा, कि ऐसा नहीं कि कोई भी जाति हो गया या फिर धर्म के आधार पर उसको वहां से उसके अधिकार को रोक लिया जाएगा। ठीक है, कि इस नौकरी में आप ये जाति का नहीं बैठ सकते, या तो ये महिला नहीं बैठ सकती है, या ऊंचा जाति वाला खाली बैठ सकता है, नीचा जाति वाला बैठ नहीं सकता है, ये सब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, लोक नियोजन में समानता दिया जाएगा मतलब सरकारी नौकरी जितने भी निकलेगी दोस्तों सभी में वो सभी को समान इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको अपना योग्यता सिद्ध करने का। ठीक है, तो लोक नियोजन की समानता आपको समझ में आ गया है। इसी में अनुच्छेद 16 आर्टिकल 16 में ही किसकी चर्चा है दोस्तों? पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष आरक्षण की चर्चा है। ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए कुछ विशेष आरक्षण की चर्चा है। अनुच्छेद 17 में देखिए दोस्तों क्या कहा गया है? अनुच्छेद 17 में है छुआछूत का अंत। ठीक है, कोई भी पहले के जमाना में बहुत छुआछूत चलता था दोस्तों, कि छोटी जाति वाला को बड़ी जाति वाले के कुआं से पानी नहीं, उन लोग को सड़क से नहीं जाने दिया जाता था, उन लोग के मंदिरों में पूजा नहीं करने दिया जाता था, लेकिन अभी इसको क्या कर दिया गया है? समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 17 के तहत छुआछूत का अंत हो गया है। ठीक है, तो 17 तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। 14 में क्या कहा गया है? विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के आगे सब व्यक्ति समान है। 15 में क्या कहा गया है दोस्तों? जाति धर्म जन्म स्थान लिंग के आधार पर किसी भी सार्वजनिक स्थान पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सरकारी स्थान पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 15 में क्या कहा गया है दोस्तों? लोक नियोजन में सभी को समानता दिया जाएगा मतलब लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में। ठीक है, सभी को समानता दिया जाएगा, सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। 17 में क्या क्या गया है दोस्तों? छुआछूत का अंत। छुआछूत का अंत। अब देखिए 18 वाला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 18 से याद रखिए। उपाधियों का अंत कहा गया दोस्तों। हम कोई भी चीज खुद से अपने आप का उपाधि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, कोई भी चीज अगर सरकार के द्वारा हमको उपाधि मिला है तो उसके लिए फिर कोई टेंशन नहीं, लेकिन हम कोई भी चीज अपने आप का उपाधि नहीं रख सकते कि हम ये हैं यहाँ का ये, इस तरह का उपाधि हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, उपाधियों का अंत। लेकिन सुरक्षा के है ना, जैसे सुरक्षा के मुद्दा पर जैसे जो मेजर होता है ब्रिगेडियर होता है, ये सब को क्या है? सबको तो उपाधि दिया ही गया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो टीचर है उन लोग को तो उपाधि दिया गया है। ठीक है, जैसे एपीजे अब्दुल कलाम वगैरह मिसाइल मैन सब जो भी बोलते हैं तो सबको तो उपाधि मिला है। भारत रत्न जिसको मिला है दोस्तों तो उसके आगे भारत रत्न तो मिला है तो उपाधि दिया ही गया है। पद्म भूषण पद्म विभूषण वो सब वो लगा सकते हैं, लेकिन हम लोग खुद से अपना कोई उपाधि नहीं रख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई इसमें एक चीज और जोड़ के देख सकते हैं दोस्तों आप, कि अगर कोई विदेशी देश, ठीक है, कोई विदेशी देश किसी को कोई उपाधि देता है, जैसे फ्लाइंग सिख का उपाधि मिला था मिल्खा सिंह को, कहां से? पाकिस्तान से, तो उस उपाधि को रखने के लिए उस व्यक्ति को पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेना पड़ता है कि ये देश हमको इस उपाधि दे रहा है तो क्या हम इसको रख ले? तो अगर राष्ट्रपति अनुमति देगा कि ठीक है आप रख लीजिए तो वो फिर रख लेगा, नहीं देगा तो वो फिर नहीं रख सकता है। ठीक है, तो इसमें किस चीज की चर्चा है दोस्तों? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। हम लोग खुद से अपना उपाधि नहीं रख सकते हैं, लेकिन जो भी अगर कोई अच्छा पोस्ट पे है दोस्तों जैसे, और या फिर सरकार के द्वारा उसको उपाधि दिया गया है तो वो सबको वो रख सकते हैं। ठीक है, अनुच्छेद बहुत ज्यादा, अनुच्छेद 19 दोस्तों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक नहीं 6 प्रकार की बातें बोली गई है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की टोटल बातें बोली गई है, 7 प्रकार की। ठीक है, इसमें अभिव्यक्ति 19 का 1 में क्या कहा गया है दोस्तों? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब हम लोग को कुछ भी चीज बोलने बोलने की स्वतंत्रता है। ठीक है, हम लोग कोई भी चीज जैसे बोल देते हैं, किसी के बारे में कुछ भी बोल देते हैं, तो वो किसके वजह से हम लोग बोल पाते हैं?
प्राइम मिनिस्टर को भी आदमी कुछ बोल देता है, मुख्यमंत्री का पुतला उतला जला देता है, प्रधानमंत्री का पुतला जला देता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, सब किसमें है दोस्तों, इसमें है ना। इसी में हम लोग को पुतला जलाने की स्वतंत्रता मिली है दोस्तों। कुछ भी बोलने की, हम लोग को कोई भी चीज के गाली उली भी दे देता है, देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर या फिर प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री सबको, ठीक है। इसमें पुतला जलाने की चर्चा है दोस्तों, कुछ भी चीज अपना हिसाब से बोल सकते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता भी इसी में दिया गया है दोस्तों, प्रेस, ठीक है। प्रेस वाला देखते हैं ना, किसी से कुछ भी सवाल कर देता है तो उसको स्वतंत्रता कहां से मिला है, यह 19 का 1 के ही अधिनियम के आधार पर उन लोग को मिला गया। अभिव्यक्ति मतलब कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, इतना समझ लीजिए, ठीक है। झंडा उंडा लहराने की स्वतंत्रता दे देते हैं कि कोई मंत्री आया उसको काला झंडा दिखा देते हैं कि भागो यहाँ से, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो ये सब कहाँ से मिला है दोस्तों, ये सब राइट हम लोग को कहाँ से मिला है, तो ये सब लिखा हुआ है कहाँ पे, अनुच्छेद 19 का पहला में, ठीक है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मतलब अपना विचार को हम लोग खुला रख सकते हैं, कोई हम लोग को रोक नहीं सकता है। अनुच्छेद दूसरा में क्या कहा गया है दोस्तों, बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है, ठीक है। बिना हथियार, देखिए किसान आंदोलन होता है, कोई भी धरना प्रदर्शन में बैठ जाता है, जब शिक्षक का आंदोलन होता है उसमें बैठ जाता है, स्टूडेंट लोग आंदोलन में बैठ जाता है, तो कोई भी चीज अपना आंदोलन कर सकता है दोस्तों। किसके वजह से करता है बताइए, अनुच्छेद 2 के तहत, वो भी बिना हथियार रख के करेगा तो कोई आएगा गोली चला देगा, मार देगा। कोई भी मंत्री समझाने आया, मान लीजिए तो उसको गोली मार दिया, तो वैसा हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो मतलब सभा करने के पहले आप पूछो भाई, बोल दीजिए, उसके बाद सभा में बैठ जाइए, ठीक है। सभा करिए आप, कोई भी आपको नहीं रोकेगा, ठीक है। शांतिपूर्ण तरीके से आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, कोई उसमें रोक टोक नहीं है। तो अनुच्छेद 19 का 1 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बोलने की स्वतंत्रता है। दूसरा में बिना हथियार सभा करने की स्वतंत्रता है। तीसरा में क्या कहा गया दोस्तों, आप संगठन बना सकते हैं, कोई भी आप संगठन बना सकते हैं। देखिए भारत में ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, आप अगर आपके पास मेजोरिटी है तो आप आदमी को जोड़ के एक पॉलिटिकल पार्टी भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत का बात नहीं है। तो इसमें क्या है दोस्तों, संगठन बनाने की स्वतंत्रता है। अरविंद केजरीवाल देखिए एक बार अन्ना आंदोलन में जुड़े थे, उसके बाद उसने अपना एक संगठन बनाया और आम आदमी पार्टी का गठन कर दिया, ठीक है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आम आदमी पार्टी भी एक अभी बहुत बड़ी पार्टी बन चुकी है दोस्तों, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले पूछो बोल दीजिए, उसके बाद धरना देने के लिए बैठिए, उसके बाद अपना संगठन बना लीजिए। उसके बाद अनुच्छेद 19 का 4 में क्या कहा गया है दोस्तों, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता। मतलब भारत के कोई भी राज्य में, कोई भी क्षेत्र में आप घूम सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता है कि आप इस स्टेट में क्यों एंट्री किए हैं, इस स्टेट में आप क्यों आए हैं, आपको यहाँ से भगा दिया जाएगा। वैसा कोई आपसे नहीं कर सकता है, कोई भी आपको नहीं भगा सकता है, ठीक है। तो 19 का 4 में क्या कहा गया है दोस्तों, बिना रोक टोक चारों ओर घूमने की स्वतंत्रता, ठीक है। अनुच्छेद 19 का 5 में क्या कहा गया है दोस्तों, भारत के किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता है, ठीक है। आप भारत के कोई भी क्षेत्र में, कोई भी राज्य में जाकर के बस सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं सकता। कहीं भी जाकर नौकरी भी कर सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। अनुच्छेद 6 में क्या कहा गया दोस्तों, 19 का 6 में संपत्ति का अधिकार है दोस्तों। मतलब जो हम लोग निजी संपत्ति कमाते हैं ना, उसके बारे में है, ये पैतृक संपत्ति वाला नहीं है, ये निजी संपत्ति है। लेकिन इसको अब ये कानूनी अधिकार बना दिया गया है कि अगर आपके संपत्ति से सरकार को कोई भी कुछ भी दिक्कत आ रही है दोस्तों, तो सरकार उसको छीन सकती है, लेकिन कोई आदमी आपको नहीं छीन सकता है, ठीक है। तो संपत्ति का अधिकार पहले क्या था दोस्तों, अनुच्छेद 19 में था, ठीक है, निजी संपत्ति। लेकिन अभी इसको क्या चीज बना दिया गया, कानूनी अधिकार में जोड़ दिया गया है, ठीक है। और अनुच्छेद 19 का 7 में क्या क्या है दोस्तों, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता है। भारत के किसी भी क्षेत्र में आप जाकर के व्यवसाय कर सकते हैं। तो 19 में कितने अनुच्छेद है दोस्तों, 19 में कितने भागों में बांटा गया है, 7 भागों में। देखिए इसका आसान तरीका है कि याद करने का, आप समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करिए दोस्तों, 19 का पहला में क्या करिए, बोलने की स्वतंत्रता है, कुछ भी बोलिए, पुतला जलाइए, झंडा लहराए, प्रेस की स्वतंत्रता है, ठीक है। दूसरा में आप धरना में बैठ जाइए, ठीक है, याद करने का एक टेक्निक बता रहे हैं। धरना में बैठ जाइए बिना हथियार लेकर के, उसके बाद वहां पे आपस में जब सब कोई बैठ जाएगा तो ग्रुप बनाइए, तो वहां पे आप संगठन बना लीजिए। एक बार संगठन बना के फिर कहाँ चल जाइए, घूमने के लिए चल जाइए, पूरा देश घूमिए। उसके बाद जहां मन करता है वहां पे बैठ जाइए, बस जाइए, ठीक है, वहां पे जाकर के आप बस जाइए। उसके बाद क्या करिए, पूरा संपत्ति कमाइए दोस्तों। उसके बाद 7वां में व्यवसाय खोल लीजिए। ये याद करने का तरीका है। देखिए 19 का 1 में बोलने की स्वतंत्रता, दूसरे में बिना हथियार के सभा करने की स्वतंत्रता, तीसरा में संगठन, और चौथा में बिना रोक टोक चारों ओर घूम लीजिए। उसके बाद कहीं भी बस जाइए भारत में, 5वां में, 6ठा में संपत्ति जुगाड़ कर लीजिए, और 7वां में व्यवसाय कर लीजिए, जहां मन करता है वहां व्यवसाय करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है दोस्तों, देश सिद्धि में संरक्षण, मतलब प्रोटेक्शन फ्रॉम कॉन्विक्शन की चर्चा है। ये प्रोटेक्शन मतलब कॉन्विक्शन क्या है दोस्तों, इसके बारे में तो आपको नहीं पता होगा, आप हम बताते हैं आपको, देख लीजिए, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों, ठीक है।
प्रोटेक्शन, देश विधि में संरक्षण, प्रोटेक्शन फ्रॉम कन्विक्शन, मतलब 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अगर कोई मुजरिम है दोस्तों, वो कोई क्राइम कर दिया है, ठीक है, तो जितनी बार क्राइम करेगा तो उतना उसको उतने ही बार सजा दिया जाएगा, मतलब एक गलती की एक बार सजा, ठीक है। अगर एक आदमी को गोली मार रहा है 10 आदमी को, लेकिन उसका जो सजा है वही वाला मिलेगा, ठीक है। तो एक गलती की एक बार सजा, गोली मारने का अलग चीज है, जान लेने का, मर्डर कर दिया फिर उसके बाद किसी को आधा मार के छोड़ दिया तो 2 को केस बनेगा, हाफ मर्डर और हाफ मर्डर दोनों। लेकिन अगर किसी को मार दिया है दोस्तों तो उसको एक ही बार सजा मिल जाएगा, कौन सा, मर्डर वाला, ठीक है। तो एक गलती की एक बार सजा, इसमें 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों। क्या पहला क्या कहा गया, एक गलती की एक बार सजा। उसके बाद सजा उस समय के आधार पर दिया जाएगा दोस्तों जिस समय क्राइम हुआ है, ना उससे पहले ना उससे बाद में। जैसे मान लीजिए अभी कोई सिचुएशन चल रहा है, मान लीजिए कि किसी को मारने का सजा है दोस्तों फांसी, ठीक है। तो हम किसी को मार दिए, उसके बाद अगर 10 साल तक मेरा केस चला और उस समय कानून बदल गया कि किसी को मारने की सजा नहीं, सिर्फ 5 साल की सजा है, तो क्या हमको 5 साल की सजा होगी? नहीं दोस्तों, हमको फांसी की ही सजा होगी, क्योंकि सजा उस समय के आधार पर दी जाएगी जिस समय पे क्राइम हुआ था और उस समय उस सजा का क्या प्रावधान था उस हिसाब से, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या होगा दोस्तों, सजा होने पर भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि इतना दिन बाद इसको फांसी की सजा दी जाएगी तो इसको खुला में छोड़ दो, ठीक है। उसको भी प्रोटेक्शन दिया जाएगा दोस्तों, पुलिस के द्वारा पूरा प्रोटेक्शन दिया जाएगा, उसको संरक्षण में रखा जाएगा, ठीक है। तो अनुच्छेद 20 में कितने तरह की स्वतंत्रता दी गई है दोस्तों? 3 तरह की। एक गलती की एक बार सजा, सजा उस समय के आधार पर जिस समय क्राइम हुआ, ना कि उससे पहले और ना कि उससे बाद। और तीसरा में क्या कहा गया दोस्तों, सजा होने पर भी कैदी को संरक्षण दिया जाएगा, ठीक है। ये थी दोस्तों अनुच्छेद 20 तक। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम लोग इसको पूरा कंप्लीट करेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सब कुछ याद भी हो गया होगा। थैंक यू दोस्तों।